Hello everyone, this is Chaita Das and currently I am a first year MBBS student at RGKMCH Kolkata and I cracked NEET UG 2023. Through this video, I would share the strategies you should follow to score 360 out of 360 in biology. My score was 245. I would also share the mistakes which I did during my preparation, during my NEET exam that stopped me from getting 360 marks. So let's start. The number one point is short notes. Do you need to make short notes or not? So basically मैंने short notes बनाए थे वो concepts के लिए जो concepts को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Just for an example, I used to forget the chronology of the mammary gland. मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था कि कब ट्यूब्यूल आएगा, कब लोब्यूल आएगा, कब एल्वियोल आएगा. इसलिए मैंने ये एक डायग्राम मैंने बनाया था ताकि मुझे याद रहे एंड विद इन जस्ट अ सेकेंड मैं इसे रिवाइज़ कर सकूँ. मुझे पूरा ये टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ याद करने के लिए. सो रिवाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है शॉर्ट नोट्स बनाने से. एंड कुछ कंसेप्ट्स है जो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है और जो आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है एंड आप वो बार बार रिवाइज़ करते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है. इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में यहाँ पर आप देखो TCA साइकिल यहाँ दिया गया है एंड थ्रू दिस पिक्चर वी कम टू नो दैट आफ्टर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड द सक्सिनिक एसिड कम्स. बट टेक्स्ट में पूरा अच्छे से दिया गया है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद सक्सिनाइल CO आता है, ना कि सक्सिनिक एसिड. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे. यहाँ पर डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो टेक्स्ट में है, आपको वो यहाँ इनपुट करना होगा. एंड शॉर्ट नोट्स कोशिश करो कि NCERT के अंदर ये लिखने का, अलग से कोई बुक में नहीं लिखो तो ही अच्छा है क्योंकि आपको NCERT रीड करना पड़ेगा. किसी चैप्टर में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, इतना ज़्यादा एग्जाम्पल होता है कि हम उसे याद नहीं कर पाते. इन दैट केस वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑन दैट. लाइक मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. बट रिमेंबर ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओ तो ही अच्छा है बिकॉज एट दी एंड तुम्हें NCERT ही रीड करनी पड़ेगी बिकॉज NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन आएंगे. अगर तुम हर चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाते गए तो तुम्हें ये टेंडेंसी रहेगी कि मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के चला जाऊँ. NCERT के लाइन से तुम फैमिलियर नहीं होगे. बट अब सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. दैट्स वाई NCERT की लाइन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये कंसेप्ट आए या ना आए, अगर तुम याद रख सको हाँ कि NCERT में यही लाइन है तो तुम उसे ट्रू मान सकते हो. इसलिए NCERT को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट है कि आप क्या NCERT से बाहर आपको कोई बुक पढ़नी होगी या नहीं. सो देखो, अगर तुम्हें NCERT से कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो तुम समझने के लिए एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो. बट फिर भी तुम्हें वो चैप्टर समझने के बाद फिर से तुम्हें NCERT रीड करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन NCERT की लाइन से आएगी, वो मॉड्यूल की लाइन से नहीं आएगी. इसलिए NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कंसेप्ट आप किसी और बुक से पढ़ो बट एट द एंड ऑफ द डे NCERT को पढ़नी पड़ेगी. एंड हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कोई बुक मत पढ़ो. कंसेप्ट समझने के लिए पढ़ो इट्स ओके, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है. सब जो आते हैं NCERT से ही आते हैं. एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं NCERT से बाहर भी आते हैं. अगर NCERT से ना भी आए बट NCERT के कंसेप्ट से आते हैं. हाँ, शायद NCERT के पूरी लाइन पे लाइन नहीं आए बट उसके कंसेप्ट से ही आते हैं. उसके बाहर से कोई कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता. इसलिए NCERT के कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. NCERT को ब्लाइंडली रीड करना नहीं. NCERT के हर लाइन को समझो. अपने टीचर से कहो कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही, ये समझा दो. तो NCERT को समझो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोराइज सब कर सकते बट सब समझते नहीं. दैट्स अ प्रॉब्लम. आप NCERT को समझो. इन द होल बायोलॉजी देयर आर सम चैप्टर्स विच आर रियली ईजी टू अंडरस्टैंड एंड उनमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं. तो तुम वो सारे चैप्टर्स ज़्यादा रिवाइज करो. जैसे कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशूज़, ये सारे चैप्टर्स बहुत आसान भी हैं एंड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. तो देखो, बायो में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी आसान हैं एंड उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. जैसे कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशूज़, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से करो, ना कि उन सब चैप्टर्स को करो जो मुश्किल भी हैं एंड क्वेश्चन भी मुझसे कम आते हैं. सो बी प्रैक्टिकल एंड थोड़ा चैप्टर वेटेज फॉलो कर लेना, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना. एंड समरी को अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं जो मेन टेक्स्ट में नहीं है पर समरी में है. जैसे कि देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा है कि पार्चुरेशन के टाइम पे कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, ये तीनों हार्मोन काम आते हैं, ना कि सिर्फ ऑक्सीटोसिन. ये दोनों हार्मोन्स के नाम कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन कहीं पर भी लिखा नहीं गया है मेन टेक्स्ट में, बट यहाँ समरी में दिया हुआ है. तो अगर यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर ले तो आप डायलेमा में पड़ जाओगे कि ये राइट होगा ये रॉन्ग होगा. इसलिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंट्रो ऑफ द साइंटिस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, वो आया था. एंड ये देखो यहाँ पर इकोलॉजी में दिया गया है, लैम्ब्डो मिश्रा इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. ये मेन टेक्स्ट में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ इंट्रो में ही है एंड इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं NTA. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ NCERT.
नेक्स्ट कम्स द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। स्पेशली डीएनए में ऐसा दिया जाता है कि एडेनिन का परसेंटेज ये है तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना होगा। वो क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है और लगभग हर साल आता है, वो तो अच्छे से करके जाना। एंड पॉपुलेशन में देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इज पी स्क्वायर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल इज 2pq नॉट pq। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया था। सो न्यूमेरिकल इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो पॉपुलेशन में अच्छे से न्यूमेरिकल करके जाना, वहाँ पर है नेटलिटी और मॉर्टलिटी, इन सब के सवाल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, नीट 2022 में आया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है। यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा गया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो जो इस लाइन को पढ़ा था वो आंसर टिक कर लेगा, उसे दूसरी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी रिसेसिव है वो देख के उसे तय नहीं करना कि कौन सी डोमिनेंट है, वो एक बार देख के आंसर कर देगा। अगर ये उसने पढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। एंड ये पेडिग्री भी अच्छे से करके जाना, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। हो सके कि यहाँ से पेडिग्री दे दे एंड तुम अगर याद करके जाओगे तो तुम्हें देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा डिजीज़ है। तो मैं एग्जाम के समय बहुत ही बड़ी गलती की थी जो तुम मत करना। ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, Which one of the following is not an advantage of inbreeding? इनमें से आंसर दो हो सकते हैं बट ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर ही आपको एनटीए राइट आंसर मानेगी। तो इनमें से दो आंसर थे, इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी एंड ऑप्शन 3 था, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग। ये दो आंसर ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एंड ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट ज़्यादा स्पेसिफिक है नंबर 3 वाला। एंड मैंने ये नंबर 3 ऑप्शन नहीं पढ़ा था, मैंने 4 देखकर ही मार्क कर दिया था, मुझे लगा था ये आंसर होगा, इसलिए मेरा पूरा मार्क्स चला गया। अगर मैं ये दोनों ऑप्शन पढ़ती तो मुझे इनमें से कन्फ्यूजन होता, तो मैं ये क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करती, क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन बी में था। तो इसलिए हर एक ऑप्शन पढ़ना, हो सके कि तुम्हें लगता है 100% श्योर है कि यही आंसर है, बट फिर भी पढ़ के जाना, क्योंकि एनटीए बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रखते हैं, दैट्स वाई। पता है कि एनसीईआरटी के हर लाइन याद रखना बहुत ही मुश्किल है एंड यू हैव टू डू फ्रिक्वेंट रिवीजन। मैं भी करती थी, मैं पढ़ती थी, बोल जाती थी, फिर पढ़ती थी एंड मुझे रिवाइज करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। एक चैप्टर में 1 घंटा 1.5 घंटे लग जाता था, बट इट्स ओके। एट द एंड ऑफ द डे आपको एनसीईआरटी की लाइन आनी चाहिए। आप जितना टाइम लगा सकते हो, बट आपको वो चैप्टर आनी चाहिए। एंड ब्लाइंडली रीड मत करो, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझो, फिर आप उसे रटो। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो की मदद से आपकी प्रिपरेशन में कोई भी मदद की हो, so please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get notified with all the videos which I will post on YouTube on the strategies of physics and chemistry as well, like I did on biology. And till then, goodbye.